सागरीय जल में घुले हुए लवण की मात्रा को लवण कहते हैं। इसे प्रति 100 ग्राम जल में घुले हुए लवण की मात्रा में व्यक्त करते हैं। मतलब कि अगर सागरीय जल अगर हम लोग 100 ग्राम लेते हैं तो उसमें कितना ग्राम लवण है, यानी साल्ट है, उसी को बोला गया है सागरीय लवण। इसकी इकाई होती है पर मिली। जैसे हम लोग प्रतिशत वाला लिखते हैं ऐसे, एक यहाँ बिंदु, तो यहाँ 2 बिंदु रहेगा, ये हुआ ये और ये। इसका हम लोग थोड़ा सा साइज बड़ा कर लेते हैं। ठीक, तो प्रतिशत में नहीं, कैसे, पर मिली में। वर्तमान में सागरों की औसत लवणता है 35 पर मिली। मतलब कि अगर 1000 ग्राम अगर हम लोग सागरीय जल लेते हैं तो उसमें 35 ग्राम क्या रहेगा, लवण की मात्रा रहेगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, 35 पर मिली। सागरीय लवण के स्रोत, यानी सागर में लवण या नमक की मात्रा आता कैसे है। तो एक तो है पृथ्वी के धरातल पर जितने भी साल्ट रॉक हैं, यानी चट्टान है, वो पिघल कर जाते हैं या टूट फूट कर। और दूसरा है ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद जो पृथ्वी के धरातल से निकलता है। ये सब सागर में जाते किस माध्यम से हैं, तो नदी के माध्यम से। अब इसके बाद हम लोग आते हैं दूसरा, सागरीय जल में घुले हुए लवण कौन कौन सा है। तो पहला है सोडियम क्लोराइड, कितना प्रतिशत, 77.8%। दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो कितना, 10.9%। तीसरा है मैग्नीशियम सल्फेट, तो 4.7%। और चौथा और अंतिम कैल्शियम सल्फेट जो 3.6% है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछते, सागरीय जल में घुले हुए लवण में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, तो सोडियम क्लोराइड। न्यूनतम मात्रा किसकी होती है, तो कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद तीसरा चीज अपने को देखना है कि ये कि सागरीय लवण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन सा है। यानी सागर में जल या लवण है तो किसके कारण कम होगा या ज़्यादा होगा। तो पहला तो तापमान, टेम्परेचर। दूसरा है वाष्पीकरण की दर। तीसरा है वर्षा की मात्रा, नदियाँ, जलधाराएँ, हिम का पिघलना, पवन, तटीय आकृति, अक्षांशीय स्थिति और स्थलबद्धता। स्थलबद्धता का मतलब हुआ कि जो सागर या झील है चारों तरफ से बंद है या खुला है। तो पहला फैक्टर हम लोग देखते हैं तापमान। तो अब जैसे तापमान अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, अधिक होगी। और जब वाष्पीकरण की दर होगी तो जल वाष्प बनकर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऊपर जाएगा और सागर में क्या बच जाएगा, लवण बच जाएगा। यानी तापमान अधिक होगा तो लवणता भी अधिक होगी। ठीक वैसे ही तापमान कम है तो वाष्पीकरण की दर कम होगी, यानी जल्दी से जल्दी वाष्प नहीं बनेगा। तो सागर में जल की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो लवणता का आभास हमको कम होगा। दूसरा पॉइंट है वर्षा। जब किसी भी सागरीय क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी तो उस सागर में लवण की मात्रा कम होगी, और वर्षा कम होगी तो लवण की मात्रा अधिक होगी। जैसे हम लोग 2 गिलास लेते हैं जिसमें नमक NaCl घुला हुआ है। एक में अगर अधिक हम लोग पानी घोलते हैं तो उसमें नमकीन कम लगेगा, एक में पानी कम रखते हैं तो उसमें नमकीन की मात्रा ज़्यादा, यानी लवणता अधिक रहेगी। तीसरा पॉइंट है अपना वही वाला, इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग, जो पीछे हम लोग देखे थे, वर्षा की मात्रा और वाष्पीकरण। तो वर्षा की मात्रा ज़्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण क्या होगा, यानी पानी ज़्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण कम होगा, और वाष्पीकरण कम होगा तो लवणता भी क्या रहेगा, कम। वर्षा की मात्रा यानी पानी की मात्रा बढ़ेगा तो वाष्पीकरण का दर भी बढ़ेगा, लेकिन तब क्या होगा, तो लवणता अधिक होगा। तीसरा पॉइंट ये याद रखना है
कि किसी भी कोई भी नदी हो, नदी के मुहाने के पास लवणता की मात्रा सबसे कम होती है, और जो हिमयुक्त जल है, हिमयुक्त जल में लवणता कम रहता है। हिमयुक्त में यानी जो जिस जल में बर्फ़ की मात्रा ज़्यादा है उसमें लवणता की मात्रा कम होगी। अब आते हैं हम लोग अपना लास्ट पॉइंट, ये है जलधारा। जिस भी सागर में गर्म जलधारा रहेगी तो वहाँ वाष्पीकरण की दर क्या रहेगा, ज़्यादा, तो लवणता भी क्या रहेगी, अधिक, यानी तापमान बढ़ेगा तो लवणता अधिक होगा। ठीक वैसे ठंडी जलधारा रहेगी तो वाष्पीकरण का दर कम होगा तो लवणता भी कम होगा, यानी तापमान कम तो लवणता भी कम। यानी ये याद रखना है कि जिस सागर में गर्म जलधारा रहेगी वहाँ लवणता अधिक, जिस सागर में ठंडी जलधारा रहेगी तो वहाँ लवणता कम। अब आते हैं हम लोग लवणता का वितरण, यानी पृथ्वी के किस किस हिस्से में लवणता सबसे ज़्यादा या सबसे कम मात्रा में पाई जाएगी। तो पहला है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला क्षेत्र उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। क्यों? क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में तापमान ज़्यादा रहता है और सूर्य के किरण की रोशनी लंबवत पड़ती है, जिसके कारण तापमान ज़्यादा है। तापमान ज़्यादा तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज़ी से होगी, और जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज़ी से होगी तो लवणता की मात्रा क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा चीज़, कोई भी बंद सागर हो, बंद झील हो या लगभग बंद खाड़ी हो, वहाँ भी लवणता की मात्रा ज़्यादा रहेगी, क्योंकि वहाँ पानी की मात्रा कम हो जाएगी। इस क्षेत्र में जहाँ वर्षा की मात्रा अत्यंत कम और स्वच्छ जल की आपूर्ति का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है, ऐसे क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन उच्च तापमान तथा तीव्र वाष्पीकरण के प्रभाव से लवणता में वृद्धि होता है। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि पृथ्वी पर सबसे उच्च लवणता वाला झील कौन सा है, तो तुर्की का वान झील, जो कितना है 330 पर मिली। 330 पर मिली का मतलब, अगर तुर्की का वान झील से हम लोग अगर 1000 ग्राम जल लेते हैं तो उसमें 330 ग्राम क्या रहेगा, नमक रहेगा। मृत सागर जो जॉर्डन में है उसका लवणता क्या है, 240 पर मिली। ग्रेट साल्ट लेक जो अमेरिका USA में है उसकी लवणता कितना है, 220 पर मिली। एक हाईलाइटेड क्वेश्चन ये पूछा है बहुत बार कि लवणता के आरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में, तो काला सागर में सबसे ज़्यादा लवणता। झील पूछा तो तुर्की का वान झील, सागर पूछा तो काला सागर, उसके बाद लाल सागर में, और सबसे कम बाल्टिक सागर में लवणता पाया जाता है। सबसे बड़ा लवणता वाला झील पूछ दिया तो कैस्पियन सागर, और सबसे गहरा लवणता वाला झील पूछ दिया तो बैकाल झील। लवणता में हमारा लास्ट जब टॉपिक ये पढ़ना है कि न्यूनतम लवणता वाला क्षेत्र कौन सा होता है, तो न्यूनतम लवणता का क्षेत्र शीत कटिबंध। जैसे जैसे हम लोग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की ओर जाएंगे तो हिम बढ़ेगा, तापमान कम होगा, वाष्पीकरण की दर कम होगा तो लवणता भी कम होगा। या उच्च अक्षांशों में स्थित कोई सागर या महासागर है तो वहाँ भी लवणता की मात्रा कम रहेगी। यहाँ वर्ष भर न्यून तापमान, न्यून वाष्पीकरण, हिम वर्षा, हिमयुक्त नदियाँ का गिरने जैसे कारक कम लवणता के लिए उत्तरदायी हैं। श्वेत सागर, काला सागर में 20 पर मिली से भी कम लवणता पाई जाती है। 20 पर मिली का मतलब क्या हुआ कि अगर श्वेत सागर और काला सागर से 1000 अगर हम लोग सागरीय जल लेते हैं तो मात्र उसमें 20 ग्राम लवण पाया जाएगा। नोट में ये रखना है कि अंशतः या पूर्णतः बंद सागरों की अपेक्षा खुले सागरों में लवणता कम होती है। ठीक, तो यहाँ तक लिख कर तैयार रखना है।